देखो बेटा, हमने कल क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। और हमने एक कैलकुलेशन की डिटेल में, वी कैलकुलेटेड कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है और अगर इसका रेडियस है आर, तो इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैं B0 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, जीरो भी नहीं है, O है ये। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो होती है μ0 I/2r। इसी चीज को अगर एक्सटेंड करें हम और सर्कुलर आर्क नहीं लेके मैं सेमी सर्कुलर आर्क ले लूं, अब मान लो मेरे पास अभी एक सेमी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सर्कुलर आर्क नाउ आई एम हैविंग ए सेमी सर्कुलर आर्क जिसका रेडियस तो आर ही लेना। तो इस सेमी सर्कल के सेंटर पे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जितना बेटा एक सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है उससे आधा। ठीक है, ये सेंटर के सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है μ0 I/2r, तो सेमी सर्कल के सेंटर पे इसका हाफ हो जाएगा। आई विल राइट हाफ ऑफ B0 या यू राइट इट एज μ0 I/4r। अब अगर हमारे पास सर्कल नहीं, मान लो हमारे पास 1/4 पार्ट है किसी सर्कल का, दिस इज R, I। अब यहां पर कितना होगा पूरा सर्कल, तो ये था, सिंस ये सर्कल का 1/4 पार्ट है तो इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा that will be 4 सर्कल, that is half of this। तो सेमी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी हाफ ऑफ दिस। ये क्वार्टर सर्कल है, 1/4 पार्ट है सर्कल का, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ओ की बात कर रहा हूँ मैं, विल बी 1/4 ऑफ B0। ठीक है, बेसिकली देखो जब हमने DL को इंटीग्रेट किया था यहाँ, तो रिजल्ट है 2πr, तो वो तो πr होगा, तो ये πr/2 होगा, इसलिए सेम। नाउ द थिंग इज, अगर मेरे पास एक सर्कुलर आर्क है, मुझे पता नहीं है कि इस सर्कुलर आर्क की लेंथ कितनी है, बट मुझे ये पता करना है कि इस सर्कुलर आर्क के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये सेंटर है। उसके लिए क्या गिवन होना चाहिए, अगर मुझे लेंथ नहीं भी पता है, ये एंगल गिवन है, सपोज थीटा गिवन है 30 डिग्री या 45 डिग्री और 90 डिग्री, एनीथिंग। तो अब इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखिए अब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू, देखो पूरे सर्कल वाला तो आपने पहले ही लिख लेना है, पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड है μ0 I/2r इनटू ये थीटा जो है, ये एंगल पूरे 360 डिग्री का कौन सा पार्ट है। जैसे देखो अगर हम यहां पर देखेंगे एंगल है 360 डिग्री, अगर मैं यहां देखूंगा इज 180 डिग्री, दिस 180 डिग्री इज हाफ ऑफ 360, या ऐसे बोलूं 180/360, यहाँ 90 है, so this is 90/360, that is why 90/360 1/4, so it will be θ/360 डिग्री, प्रोवाइडेड एंगल आपको डिग्री में गिवन है। अगर एंगल रेडियन में गिवन होगा तो यही इक्वेशन जो है इट विल बिकम μ0 I/2r इंटू θ/2π। ठीक है, अगर रेडियन में होगा तो θ/2π, और अगर डिग्री में होगा तो θ/360 डिग्री। सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ,
डायरेक्शन के लिए मैंने आपको रूल बताया था कल, वही अप्लाई करके हम डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूं। सपोज मेरे पास कोई ऐसे शेप में कंडक्टर है, ये एक सेमी सर्कल है और ये दूसरा सेमी सर्कल है। एक मिनट रुकना बेटा। सपोज यहां से करंट फ्लो कर रही है आई, ये भी आई करंट हुई, इधर से आई आ गई, ये भी आई करंट है। ठीक है, मेरे पास यहाँ दो सेमी सर्कल है, एक का रेडियस है ए और दूसरे का रेडियस है बी। ठीक है, एक रेडियस ए एंड सामने दिख रहा है कि ए जो है वो छोटी वैल्यू है और बी जो है वो बड़ी वैल्यू है। सो कितना होगा यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी क्या होगी डायरेक्शन, वो बता देते हैं। देखिए बेटा, सपोज करता हूं मैं इसको नंबर दे देता हूँ 1 और इसको नंबर दे देता हूँ 2। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ B1? इट इज म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय, सेमी सर्कल है ये, सर्कल होता तो 2r होना था, सेमी सर्कल है इसलिए इट विल बी 4a। और देखो ये करंट की डायरेक्शन जो है ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज जब भी करंट होगी, कल आपको बताया था जब भी करंट क्लॉकवाइज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा, आई विल पुट ए क्रॉस। ठीक है, फिर यहां से करंट आ रही है, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ध्यान से सोचो क्यों, क्योंकि ये जो है ना स्ट्रेट लाइन इसके एक्सिस है, एक्सिस मतलब बाय चवड़ला में थीटा जब होता है, राइट, सो कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रेट लाइंस का नहीं होगा। अब दूसरा सेमी सर्कल है हमारे पास जिसका मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 विल बी इक्वल टू म्यू 0 आई बाय 4b, म्यू 0 आई बाय 4a एक का, म्यू 0 आई बाय 4b दूसरे का, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल ही हैं। लेकिन जो दूसरा वाला है बेटा, इसकी करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, करंट की डायरेक्शन यहाँ क्लॉकवाइज थी, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज आउटवर्ड मूवमेंट। B1 बड़ा है कि B2? B1 is greater than B2. Why? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ी वैल्यू होगी। Since B2 से magnetic field intensity as B equals to B1 minus B2, इसमें से ये माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमारा रिजल्ट आएगा म्यू 0 आई बाय 4 बाहर 1 बाय a माइनस 1 बाय b। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया, इसको नोट कर लीजिए अगर आपने करना है तो। ये बताइए, अभी मेरे पास फिर से दो सेमी सर्कल हैं, दे आर कॉन्सेंट्रिक, मींस दे हैव ए कॉमन सेंटर। इस पूरे की बात करेंगे तो ये पूरा ऐसे बनेगा, और इसकी बात करेंगे तो सेंटर दोनों का सेम है। इस सिचुएशन में छोटे वाले सेमी सर्कल का फिर से रेडियस a और बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस b है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा?
पोर्शन आई एम नॉट हैविंग ए कंप्लीट सर्कल नाउ, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बस बेटा ये देखो कि अगर मेरे पास कोई सर्कुलर पोर्शन है तो पूरे सर्कल का कौन सा पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो दिस 90 डिग्री इज रिमूव्ड, 90 डिग्री मतलब 1/4 पोर्शन इज रिमूव्ड, और अगर 1/4 पोर्शन को रिमूव किया तो बचा कितना? 3/4। दैट इज वाई पूरे सर्कल का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो था μ0I/2r, लेकिन यहां से 1/4 रिमूव कर दिया। जब 1/4 रिमूव कर दिए, द लेफ्ट ओवर पोर्शन इज 3/4 ऑफ द टोटल, सो 1/4 कम हो जाएगा, 3/4 बचेगा। सो हमारा जो आंसर बनेगा इसमें दैट विल बी 3 μ0I/8r. This is the magnitude of magnetic field intensity at the center of this 3/4 portion of the complete circle. चले आगे देखते हैं बेटा, ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे। हम दूसरी एप्लीकेशन पे आ रहे हैं अभी, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। इसी के बेसिस पे हम फर्स्ट वाली को दोबारा से रिव्यू कर लेंगे। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी on the axis of a circular coil carrying current. Magnetic field intensity on the axis of a circular coil carrying current. हम एक सर्कुलर कॉइल लेंगे सेम जैसे पहले ले रहे थे, लेकिन इस बार हम उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, I'll take this as the circular arc, circular coil जिसमें करंट फ्लो कर रही है I। ठीक है, मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस a है और मैं सेंटर से x डिस्टेंस दूर कोई एक पॉइंट चूज कर लेता हूं। ये वो पॉइंट है जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। I'll choose some reference here. This is y-axis and this is x-axis. क्या करना है बेटा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। कल आपको बताया जब भी बायट-सवर्ट्स लॉ अप्लाई करना है, सबसे पहले एक छोटा सा पोर्शन कोई चूज कर लेना है। I will choose this portion dl, right? इस dl से पॉइंट P का डिस्टेंस मान लेते हैं हम r है। ये डिस्टेंस ले लिया मैंने r। ठीक है, ऑब्वियसली देखिए अगर ये a है तो ये भी a ही होगा, रेडियस a ले रहा हूं मैं यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोर्शन के कारण ऐसे देखो, ये 3 डायमेंशनली समझना पड़ेगा आपको। ये अगर r है तो d भी ऐसे होगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। मैं db की डायरेक्शन अगर यहाँ बनाऊं तो ये db की डायरेक्शन है। although ऐसी कैलकुलेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी की है, बट वहां हम डायरेक्शन कैसे देखते हैं। यहाँ पर सपोज किया कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है
तो ये पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, तो वो ऐसे हो जाता है, बट हियर द थिंग्स आर डिफरेंट। बेटा अगर ये वाला एंगल है फाई, समझना है इसको ज्योमेट्री। देखो ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको सॉलिड वाली और ये डॉटेड, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, और ये ब्लू और ये वाली ब्लू के बीच में भी 90 है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ से यहाँ 90 है, देखो ध्यान से, अगर यहाँ से लेके यहाँ 90 है और इसको मैं फाइव रख रहा हूँ नाम, तो ये हुआ 90 माइनस फाइव, और ये 90 माइनस फाइव है, तो ये फाइव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 90 है। अगर ये 90 माइनस फाइव है, सपोज करता हूँ मैं 90 माइनस फाइव, क्योंकि ये मैं फाइव ले रहा हूँ, और इसको मैं सपोज कर लेता हूँ ये x है। अब 90 माइनस फाइव प्लस एक्स, 90 हुआ, 90 माइनस फाइव प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, तो ये 90 90 कैंसिल हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 5। तो मैं ये सब नहीं लिखने वाला यहाँ। अगर ये एंगल 5 है तो ऑब्वियस है ये वाला जो एंगल होगा ये भी 5 ही होगा। पहले मैं dv की वैल्यू लिखता हूँ, कितना मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, हम डायरेक्शन की बात बाद में करते हैं। ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट, dB is equal to mu 0 by 4 pi I dl sin 90 by r square। अब यहां कौन सा एंगल 90 है वो समझना बेटा। ये जो dl है, ये dl ऐसे है, मींस इट इज पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। जैसे मैं आपको बोलूं कि यहाँ ये मेरे पास एक रिंग है और ये है dl, dl ऐसे है और r में इधर ले रहा हूं, तो एंगल किसके बीच में देखते हैं हम, dl और r के बीच में, वो यहाँ पर है इस बार। पहले क्या था हमारा r इधर था, तब ये वाला एंगल 90 था, अभी r इधर हो गया तो ये वाला एंगल भी 90 है। सो dB इज इक्वल टू म्यू, इसके कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल एलिमेंट के कारण, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, म्यू 0 I dl बाय 4 पाई इंटू r स्क्वायर। ये इस एक एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ है उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना बना, म्यू 0 I dl बाय 4 पाई r स्क्वायर। इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर मेरे पास एक और एलिमेंट है, इस एलिमेंट का अगर मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड देखना है, सिंस मैं डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट चूज कर रहा हूं तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, उस मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड उतना ही है। और उसकी डायरेक्शन जो है वो भी perpendicular। ठीक है, मान लेते हैं ये जो एलिमेंट है इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, इसका मैग्नेटिक फील्ड है dB डैश, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये एंगल 5 ही है, सिमेट्री देखें ट्राइंगल्स की, ऑब्वियसली ये 5 है तो ये भी 5 होगा। इतना सा समझना है बेटा। ये वाला पोर्शन अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी आराम से। दोबारा से बता रहा हूँ, ये dl पोर्शन था मेरे पास, एक छोटा सा एलिमेंट था, करंट एलिमेंट बोलते हैं I इंटू dl को, जो बायोट सावर्ट लॉ है उसकी हेल्प से हम किसी स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई हैव कैलकुलेटेड दिस dB, इसका मैग्नेटिक फील्ड है ये, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सिमिलरली इसका जो होगा दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। dB और dB डैश आल्सो due to another diametrically opposite element,
व्हाट इज db डैश? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dl। एक और एलिमेंट अगर हम ले लें डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट इसके, तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड उतना है। सो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ये निकला कि dB और dB डैश दोनों बराबर हैं, सिंस वी हैव चूजन डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स। तो ऐसे तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स बनने वाले हैं यहाँ, उन इनफाइनाइट एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन देखना है हमने। एंड dB dash can be resolved into their rectangular components as shown in figure। dB और dB dash दोनों को हम रिजॉल्व कर लेंगे into their respective components से। फाई बन रहा है cos फाई, और ये होगा dB फाई, ये डैश cos फाई, अगर को देखेंगे you will see dB cos phi और dB dash cos phi equal and opposite है, so they will each other। लेकिन dB sin phi और dB dash sin phi तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन सेम है। बेटा अगर हमारे पास ये दो ही एलिमेंट होते, ये cos, ये दोनों dB और dB dash sin phi, तो हम लिखते 2D पोल में भी ऐसा किया था क्योंकि दो ही चार्जेस थे। यहां हमारे पास जो करंट फ्लो कर रही है वो थ्रू आउट द कंडक्टर फ्लो कर रही है, तो हम ये DL तो हर कहीं ले सकते हैं। इनफैक्ट हमें तो लेने हैं बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट कंडक्टर, इसलिए ये dB sin phi हर एक स्मॉलर पोर्शन का, हर एक एलिमेंट का होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा? देखो, द टोटल magnetic field intensity at point P, this is the point P, is integration of, अगर मैं B से represent करूंगा, I'll write B equals to integration of dB sin phi। integration क्यों कर रहे हैं? because I am having infinite such elements, so therefore B is equal to dB क्या था? म्यू 0 I dl by 4 pi r square into sin phi। यहां ट्राइंगल में देख लीजिए, sin phi is equal to a by r, this is perpendicular, this is hypotenuse, so sin phi की जगह में a by r लिख सकता हूं। यहां जब मैंने sin phi की जगह a by r लिखा, तो देखो मैं यहां से कांस्टेंट बाहर चूज कर लूंगा, म्यू 0 I by 4 pi r क्यूब इंटू a कॉमन ले लिया, अगेन dl की इंटीग्रेशन आ गई, तो dl की इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई r ही आने वाला है हमारे पास, तो b बन जाएगा म्यू 0 I by 4 पाई r क्यूब इंटू a, तो है ये वाला, और dl देखो हमारे पास रेडियस a है, तो dl की इंटीग्रेशन होगी 2 पाई a, नॉट 2 पाई r, बिकॉज रेडियस इज a। तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है जिसको मैं थोड़ा सा भी मैनिपुलेट करके एक बेटर फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, आप लिख लीजिए 0 I 2 पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो हमने खुद सपोज किया हुआ है, हमें जो गिवन डिस्टेंसेस हैं वो है a विच इज रेडियस एंड x विच इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। r को हम रिप्लेस करेंगे, देखो कैसे, r क्यूब नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा समझना,
इस ट्राइंगल में आई कैन से दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो आई राइट आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2. तो आर क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2. सो आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2. ये 2 पाई है. सिंपल फॉर्मूला इज 2 पाई, this 4 pi. 2 b equals to mu 0 I into a square divided by 2 x square plus a square power 3/2. This is the magnetic field intensity at the axis, at a point on the axis. ठीक है? It is x distance from the center of point P. ये सेंटर है, पॉइंट P और सेंटर के बीच का डिस्टेंस x और a क्या है? रेडियस. एज ए स्पेशल केस अगर हम ये चूज कर लें कि पॉइंट P हमारा सेंटर पे है, स्पेशल केस 1, if point P is at the center, then x is equal to 0. देखो पॉइंट P अगर यहां नहीं होके यहां होगा तो x 0 होगा, और अगर मैं यहां x को 0 पुट कर दूं then B will be equal to mu 0 I into a square divided by 2 a cube, because x 0 हो गया, x 0 हो जाएगा तो a square का पावर 3/2, स्क्वायर कैंसल, a cube which on solving will give you mu 0 I by 2a. और ध्यान से देखिए आपको पता चल जाएगा ये तो वही है जो किसी सर्कल के सेंटर में था. वहां रेडियस हम r ले रहे थे, so it was 2r. Here we have taken the radius to be a, so that is why it is mu 0 I by twice. And the second case, अगर point P बड़ी दूर है, if point P is far away from the ring, from the coil, सेकेंड केस ले लूंगा मैं इसी के साथ. if is very far away, जो R होगा वो बहुत बड़ा होगा, सॉरी X जो है वो बहुत बड़ा होगा A से, और जब X A से बहुत बड़ा है तब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो होगा उसको हम x स्क्वायर ही लिखेंगे, और जब हम x स्क्वायर ही लिखें यहाँ अगेन 2 and 2 will be out, it will become x क्यूब. तो b मेरे पास उस केस में आ जाएगा mu 0 I a स्क्वायर बाय 2 f. ठीक है, इसको देखिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, मैं a नहीं लिखता, मैं रेडियस ही लिख लेता हूं. At the center the magnetic field is inversely proportional to radius. और अगर हम एक्सिस पे दूर वाला कोई पॉइंट ले रहे हैं, बी एक्सिस की बात करें अगर हम, proportional to the square of radius. Inversely proportional to radius, directly proportional. क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे बेस्ड. मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है r. ठीक है, इस सर्कल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक
फील्ड है वो है B0 B far off point. Now the question is, अगर मैं इस सर्कल के रेडियस को डबल कर दूं, करंट यहाँ पर भी करंट जो है वो I ही है, रेडियस मैंने डबल कर दिया, इंस्टेड ऑफ R नाउ द रेडियस इज 2R. तो अब बताओ उसी डिस्टेंस पे अब यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ सेंटर पे कितना मैग्नेटिक वोल्ट फील्ड होगा. I have kept the current to be same but the radius is doubled. What will be the magnetic field at the center here and what will be the magnetic field उतने ही डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस सेम मान लीजिए आप. ये मेरे पास कॉइल थी, मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया और मुझे ये मिला रिजल्ट की मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है. ऑफ कोर्स कैसे मिला, dB sin phi की इंटीग्रेशन करके ये इधर की तरफ आया. ठीक है, कॉस वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए. अब इस चीज को आपने ऐसे याद रखना है. मान लो वी हेल्ड दिस कॉइल इन आवर हैंड, ठीक है, और जैसे हमारी फिंगर्स का कर्ल है, ये फिंगर्स को मैंने टर्न किया, तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है बेटा, ये करंट की डायरेक्शन लो आप, तो ये पॉइंट भी मेरी तरफ है. कर्ल ऑफ फिंगर वो डायरेक्शन दे रहा है करंट की, तो जिस डायरेक्शन में थंब जाए उस डायरेक्शन, वो आपकी डायरेक्शन होगी. इसको बोलते हैं राइट हैंड कर्ल रूल. क्या पता कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ बी. आई एम यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल. क्या है राइट हैंड कर्ल रूल, कि जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है gives the direction of current. अगर कर्ल ऑफ फिंगर्स करंट की डायरेक्शन दे रहा है, then the direction of B is given by, direction of magnetic field is given by the thumb. ठीक है, you choose the point here, करंट की डायरेक्शन ऐसे है अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड. ठीक है, इतना कर लीजिए आज.